ओके, ठीक है, ठीक है। जी, का सम्मान 15 मिनट है माँ। जय जी गुरु। माँ, कोशिश करूंगी। जय गुरु माँ। जी माँ। हाँ। अरे परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे, जगत जननी श्री श्री बोडमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बोड़ता, आचार्य चुदेव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थिति सभी गुरुजनों को, सभी मेरे सह वयस्सी जो भी है, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज का मातृ सम्मेलन मतलब यहाँ पर हम ये जो हमारे चल रहा है मध्य प्रदेश में मातृ सम्मेलन में, यहाँ पर अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि समाज का जो सबसे बड़ा नींव है, जो पिलर ऑफ दी सोसाइटी, वो है मैरिज से शुरू होता है। ठाकुर जी ने नो डाउट शिक्षा, दीक्षा और विवाह, ये तीनों को सुधारने के लिए बहुत ही गुरुत्व दिया है, क्योंकि करप्शन जो हमारा सोसाइटी का शुरू हुआ, यहीं से ही शुरू हुआ। पहले अगर हमारी आर्य कृष्टि को देखा जाए, ये तीनों बहुत ही मजबूत थे, बहुत मजबूत थे। शिक्षा जैसे गुरुकुल आश्रम में होता था, और दीक्षा तो अनडाउटेडली दैट वाज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि दीक्षा के गुरु किए बगैर कोई ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गुरु ग्रहण करके गुरुकुल आश्रम में शिक्षा के लिए बच्चों को भेज दिया जाता था, और वहां पर जो नॉलेज का एक्वायर करते थे बच्चे, उसके बाद वो लोग कैपेबल होते थे ग्राह्यस्थ धर्म को निभाने के लिए, जो हम लोग बोलते हैं कि पारिवारिक जो विवाह के व्रत में व्रती होने के लिए दे वर बीइंग कैपेबल। तो वहां पर गुरु के निर्देश से, और जो विधि माफिक जिसको बोला जाता है, विवाह सुसंगत विवाह होता था। पर जब अंग्रेजों ने आए या फिर मुगल साम्राज्य हमारे सोसाइटी में आया, उन्होंने ढूंढकर ये एक ही चीज निकाला कि अगर ये तीन चीजों को, जो है शिक्षा, दीक्षा, विवाह, इसको अगर करप्टेड कर दिया जाए एक बार, तो पूरा भारत का जो नींव है वो हिला सकते हैं हम लोग। सो उन्होंने इस पर ही वार किया था। तो आज जो भी हम लोग जो कुफल देख रहे हैं, जितने सारे क्राइम देख रहे हैं, जितने सारे मतलब करप्शन देख रहे हैं सोसाइटी में, ऑल दिस थिंग्स आर द क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूडेड पार्ट, और दिस आर द रिजल्ट ऑफ दिस रॉन्ग मैरिज, रॉन्ग एजुकेशन और रॉन्ग नॉलेज। ये हो गया। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जो है, गुरु बन के आए फिर से समाज का उद्धार करने के लिए। उद्धार मतलब ये नॉलेज देने के लिए कि फिर से ये सारी चीज जो शिक्षा, दीक्षा, विवाह है, ये तीनों को फिर से रिफॉर्म करना होगा, फिर से री एस्टैब्लिश करना होगा, ताकि हमारा जो अधोपतन हुआ है समाज का, उसका पुनरुत्थान हो सके। सिंपल सी बात है। तो अभी मैं जो वाणी देख पा रही हूँ, विवाह में उद्वर्धन और सुप्रजनन, श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, विवाह मनुष्य की दो प्रधान कामनाओं की ही परिपूर्ति करता है। इनमें एक है उद्वर्धन, दूसरा है सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह इन दोनों को ही खिन्न कर देता है। सावधान, विवाह को खेलना खिलौना मत समझो, जिसमें तुम्हारा यौवन और जनन जड़ित है। इसको पता नहीं मतलब मैं सही ढंग से रख पाऊंगी या नहीं। ये एक्चुअली एक दिन का टॉपिक है। आई विल ट्राई टू मैनेज विद इन 15 मिनट्स। पहली बात ये, अगर कहीं पे कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है, देन यू आर अलाउड टू स्पीक इनटू दैट। तो ठाकुर जी का एक बानी है, ये विवाह को लेके ठाकुर जी का एक बानी है, जिससे और ये ज्यादा बहुत ही क्लियर हो जाएंगी ये चीज। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि বিয়ের ব্যাপারে সবার আগে বর্ণের হিসাব করিস, তার সাথে তুই বংশটাকে খুব খতিয়ে দেখিস। বংশ দেখে শ্রদ্ধা হলে যাই, শিক্ষা দেখবি কেমন তার। শিক্ষা দেখে শ্রদ্ধা হলে যাই, স্বাস্থ্য দেখবি কেমন তার। তার সাথে তুই বাজায় নিবি অভ्यास, स्वभाव और व्यवहार। तो हमारा आपको शायद सबको पता होगा, 10 मेलक होता है, मतलब 10 चीजों का मेलक होता है विवाह करने से पहले। जब हम कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या फिर जो लोग कुष्ठी देखते हैं, मिलाते हैं, वो 10 मेलक करवाते हैं। श्री ठाकुर जी आए बोले 7 मेलक करने से भी हो जाएगा, सप्तम मेलक करने से भी हो जाएगा, इतना छूट हमें दे दी। वो जो ग्रह नक्षत्र की जगह है, वो सारी चीज को ठाकुर जी ने बोला है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो तो सप्तम मेलक करके भी विवाह कर सकते हो। वो सप्तम मेलक में क्या क्या रहना चाहिए, क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ, ये जो श्री ठाकुर यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाह एक ऐसा चीज है
जिसमें उद्वर्धन मतलब इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, हमारा पूरा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जड़ित है। और सुप्रजनन मतलब गुड प्रोजेनी, जहां जहां से गुड ब्रीडिंग आएगा। मतलब अभी अगर सोसाइटी को देखा जाए, अब मतलब आज कल ही एक एसपीआर दादा के साथ बात कर रही थी, तो एक बहुत अच्छी बात बोले कि श्री ठाकुर जी ने कहा है, जो लो कैडर के लोग होते हैं, लो कैडर मतलब ये वंश या फिर जाति गोत्र में के हिसाब से श्री ठाकुर जी ने नहीं बोला, जहां पर मैरिज में प्रॉब्लम हुआ है, वहां से जो जनन होता है, वहां से जो प्रजनन होता है, वो सारे जातक को, वो सारे प्रजनन को, मतलब शिशुओं को, संतान को मनु संहिता में म्लेच्छ कहा गया है, चंडाल कहा गया है, जहां पर मैरिजेस गलत हुई है और वहां से जो जनन हुआ है, तो वो हो गए लो कैडर पर्सनालिटीज। और जितने सारे सोसाइटी में क्राइम होते हैं, इसी को ही लेके होते हैं। मतलब ये संतान के द्वारा ही क्राइम होता है। अदरवाइज क्या होता है ना, अगर मैरिज सही हुआ, मैरिज का थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको समझाने की कोशिश करूं, तो क्या होता है, पुरुष का जो जीन, मतलब उनका जो जनन संरचना जो जिसको कहा जाता है, जीन स्ट्रक्चर जो कहा जाता है, वो जाके नारी के जीन स्ट्रक्चर के साथ मर्ज होता है, तभी एक संतान आता है। अगर उसमें कॉम्पैटिबिलिटी रहे, कॉम्पैटिबिलिटी मतलब संगति, संगति मतलब सहगति, मैं इसको तोड़ के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सहगति मतलब ये जैसा चल रहा है वो उसका परिपूरणी है, ये जैसा चल रहा है ये उसका परिपोषणी है। मतलब दोनों दोनों के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव है, उसको कहा जाता है सहगति। अगर मुझे खाने में कुछ चीज पसंद हो, मेरे पति को पूरा उल्टा पसंद है, वहां पर संगति नहीं है। मुझे कुछ चीजें देखने के लिए बहुत पसंद है, या फिर मुझे कोई घटना या फिर कोई भी जिसको बोला जाता है ना टॉपिक, ले लीजिए, मुझे आध्यात्मिकता बहुत पसंद है, पर मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को, जो जिनके साथ मैं मैरिज किया है या फिर करूंगी, उनको रॉक्स बहुत पसंद है, फिल्मी दुनिया बहुत पसंद है, जैसे कि इमेजिनरी वर्ल्ड बहुत पसंद है, तो बोला जाएगा कि वहां पर संगति नहीं है, सहगति नहीं है। तो ये सिंपल सी बात होगी। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने कहा कि विवाह जो चीज है वो क्या करता है ना, हमारा उद्वर्धन करता है। मैं जहां पे हूँ, जैसे कि मैं 10th क्लास पे हूँ, मुझे एक ऐसा पुश मिले कि मैं 12th में जा सकूं, मैं ग्रेजुएशन में जा सकूं, तो वो हो गया उद्वर्धन। अगर ऐसा कोई पार्टनर मुझे मिला जिसको पकड़ के मैं सारी जिंदगी स्ट्रगल करती रहूं और मेरा जो डेवलपमेंट है वो नीचे की तरफ चले जाए, मैं बस ये सोचूं कि ये मेरा बस एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कर्तव्य है, उसको लेके ही चलना है, काम तो है, करना ही पड़ेगा, और डेवलपमेंट की बात जहां पर नहीं आती, तो वहां पर उद्वर्धन व्याघात हो रहा है, तो वो मैरिज कॉम्पैटिबल मैरिज नहीं है। सिंपल सी बात है। फिर आता है सुप्रजनन। सुप्रजनन की बात जो मैंने कहा अभी, कि पुरुष का जो जीन और नारी का जीन, दोनों का मिलाप से एक संतान आता है। दोनों का अगर जीन के कॉम्पैटिबिलिटी हो, जीन मतलब एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन, उसको अगर सटल लेवल पे जाए, दोनों के वाइब्रेशन में अगर रिजोनेंस आए, रिजोनेंस मतलब सही तरह से उनका कॉम्पैटिबिलिटी रहे, तो वो जो संतान आता है उसमें क्या होता है ना, पिता और माता के जो गुण है वो गुणोत्तर होके आता है, मल्टीप्लाइड होके आता है, वो स्क्वायर होके आता है, बहुत गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, जितने नारी का जैसा मनोभाव, जैसा प्रेम रहता है पति के प्रति, वैसा मनोभाव से ही वो गुणोत्तर होके वो सारे कैरेक्टर, वो सारे टेंडेंसीज, सिम्टम्स चले आते हैं। अगर वो विवाह खिन्न हुआ, मतलब अगर वो कॉम्पैटिबल मैरिज नहीं हुआ, तो क्या होता है, जीन का मिलाप से संतान आएगा, ये हमने जान लिया। तो वो क्या होता है ना, रिवर्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उल्टा संरचना वहां पर शुरू हो जाता है। जीन का स्ट्रक्चर जैसा है, वो स्ट्रक्चर जो संतान में आता है वो उल्टा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या होता है, वो सारे जो कैरेक्टर्स पिता और माता में थे वो निम्नमुखी होना शुरू हो जाता है स्पॉन्टानियसली। ये बायोलॉजिकल थिंग है, दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड ऑल दिस आर प्रूवन मैटर, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है, हमारा जो विवाह का मूल उद्देश्य है सुप्रजनन, तो वही खिन्न हो गया। तो हमने शादी क्यों की थी, कोई जरूरत नहीं थी।
समाज को एक अच्छा संतान ना दे सके तो बुरा तो ना दे, एटलीस्ट ये दिमाग में रहना चाहिए। हम जो इजीली सोच लेते हैं कि मैरिज व्हाटएवर, मतलब कोई भी लड़का मुझे पसंद आ गया, कोई भी लड़की मुझे पसंद आ गई, चलो उसके साथ मैरिज कर लो, मैरिज में रखा क्या है, बस एक संतान ही तो लाना है, या फिर खुद की एक जिंदगी मिली है, चलो उसको एंजॉय कर लो। मैं एंजॉय कर रही हूँ, दैट इज ओके, अप टू माई लिमिट, दैट इज ओके। पर मेरे से अगर कोई संतान आ रहा है और वो समाज के लिए अहितकारी होता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कर्मफल का अधिकारी मैं बन रही हूँ। जैसे कि कोई अगर संतान आ रहा है और उसको समाज के लिए एक उन्नत जो बोलते हैं ना एसेट बना के मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो वो भी सुकर्म फल की भागीदारी भी मैं हो रही हूँ। ये चीज सोचनी है। अभी थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे कि ये जो उपयुक्त विवाह और अनुपयुक्त विवाह श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर बोला वो क्या है। ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से बोला यहाँ पे, বিয়ের ব্যাপারে সবার আগে বর্ণর হিসাব করিস। वर्ण क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मली बहुत कंफ्यूज रहते हैं वर्ण और वंश में, हम सॉरी जाति में हम लोग सोचते हैं कि विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे जाति हो गए और वर्ण कुछ अलग है। वर्ण यही है विप्र, जैसे कि भगवान कृष्णा ने बोला चतुर्वर्णम मया सृष्टम, तो ये विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों जो है ये वर्ण ही है। ठाकुर बोल रहे प्रथम पहला तो क्या है, वर्ण का हिसाब करना होगा। अभी वर्ण में अगर हम थोड़े से जाए, मनु संहिता में भी बहुत सारे मैरिजेस के बारे में बोला गया है, तो उसमें से दो ही चीजें मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। प्रतिलोम विवाह तो वो तो शास्त्र ने भी मना कर दिया है, श्री ठाकुर जी ने भी मना कर दिया है, उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम में है एक है असवर्ण, एक है सवर्ण, एक है अनुलोम सवर्ण विवाह, एक है अनुलोम असवर्ण विवाह। श्री ठाकुर जी का एक जगह पर कहा हुआ है, अगर जाति कृष्टि वर्ण या वंश की मंगल ही चाहते हो, उत्कर्ष यदि चाहते हो, तब तुम्हारे कृष्टि वैशिष्ट्य में, मतलब तुम्हारे कृष्टि मतलब तुम्हारे ही चलन, मतलब मेरे एक पुरुष को ये सब कहा गया है क्योंकि पुरुष के हिसाब से ही नारी का विवाह होता है। नारी वरण करती है नो डाउट, पर पुरुष अपने सदकुलोद्भवा कन्या या फिर निकृष्ट कुलोद्भवा कन्या के साथ विवाह कर सकती है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, तुम्हारे कृष्टि वैशिष्ट्य में, तुम्हारे ही वर्ण में, तुम्हारे ही व्यक्तित्व में आग्रह उद्दाम श्रद्धावनत, ऐसे एक सत्श्रद्धा कन्या के साथ विवाह करो, श्री ठाकुर जी का कहा गया है। मतलब तुम्हारे ही कृष्टि में, तुम्हारे जैसा तुम्हारे फैमिली में जो कल्चर है, तुम्हारे जेनरेशन में तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे पिताजी का जो कल्चर है, या फिर तुम्हारा जो कल्चर लाइफस्टाइल जो है तुम्हारे फैमिली का, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मुझे फैमिली देखना होगा। या और उसके साथ बोल रहे तुम्हारे ही वर्ण में, मतलब जो वर्ण को तुम बिलोंग करते हो वही वर्ण में और एक बात बोलते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व में आग्रह उद्दाम, मतलब तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हारा जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ है, उसमें जो लड़की श्रद्धा लेके रह सकती है, वैसे ही लड़की के साथ विवाह करो, तो क्या होगा, प्रजनन अच्छा होगा, समाज सुधरेगा। तो हम लोग कई बार ये जो है मैरिज को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी थी, मैंने भी बहुत इसको लेके एनालिसिस किया है। जब खुद का जो शादी का टाइम चल रहा था, आचार्य परिवार के साथ बहुत ही आलोचना किया था उसके बारे में, बहुत सारे नॉलेज खुल के आए। एक चीज मैं सिंपल बनाना चाहती हूँ, दो द टाइम इज वेरी शॉर्ट। हम जो जानते हैं शायद उसी को ही फाइनल मान लेते हैं, पर उसको जितना लेके आलोचना करेंगे, और श्री ठाकुर जी का इतने सारे क्लियर कॉन्सेप्ट है, देवी सूक्त में दिया गया है, हमारा संबिति में दिया गया है, ये जो वाणी मैंने बोला ये है हमारा शाश्वती का वाणी। और इसी में श्री ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से बोला कि वर्ण की हिसाब करनी होगी, उसके साथ वंश को देखना होगा। वंश का मतलब हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सुना एक सत्संग में, एक एसपीआर दादा के साथ बात कर रही थी, गोत्र को ही वंश कहा जाता है। मतलब समगोत्र में जो विवाह नहीं होता, जो बोला गया है हमें, क्यों, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था, समगोत्र मतलब विवाह क्यों नहीं हो सकता।
श्री ठाकुर जी का कहा गया है, गोत्र का मतलब वंश समझना, एक ही रेत की वंशधारा, पारस्पर्य बहुरूप में अमल चलन में करते चलन। मतलब वो ही एक रेत का है, एक जो ऋषि का जो हमारा गोत्र रहता है, मतलब ये है कि हम लोग एक वंश का है, ये भाई बहन जैसा हो गया, तो वहां पर शादी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है सगोत्र में विवाह निषेध है। तो यही है चीज। और वंश के साथ हमें देखना होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर आता है उसका अभ्यास, व्यवहार और स्वभाव। ये जो अभ्यास, व्यवहार, स्वभाव, ये आते हैं आइडियल सेंट्रिक लाइफ से। अगर आइडियल सेंट्रिक लाइफ ना रहे तो हमारा स्वभाव, अभ्यास और व्यवहार ये कभी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सही नहीं हो सकता। बहुत हद तक, बहुत लिमिट तक लगेगा कि हाँ बहुत परफेक्ट है, पर उसके कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति मुखी चलन पे ही कंट्रोल होती रहेगी। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी ने जो नेक्स्ट वाणी में माँ बोल रही थी 73 वाणी में जाने के लिए, टाइम तो बहुत शॉर्ट है, सिर्फ एक ही लाइन में बोलूंगी, वहां पर जो जिस्ट है वो वाणी का, वहां पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि वरण के व्यापार में पहला देखना होगा वो लड़के का आदर्श किस प्रकार है, उसका आदर्श कोई है भी या नहीं। तो ये जो चीज है कि आदर्श किस प्रकार है और कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको लेके एक मतलब बहुत ही बड़ा सेशन हो सकता है। तो यही चीज है कि अगर हम विवाह को सुधार सकते हैं और इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि कैसा विवाह करना है, क्यों करना है, तभी हमारा समाज जो अधपतन मुखी हो रहा है वो उससे बच जाएगा। और एटलीस्ट हम लोग एक जो बोलते हैं ना शांति का श्वास प्रश्वास ले पाएंगे। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर सांग करना चाहूंगी। सभी का मंगल कामना करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु।